जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का, जिसका नाम है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड टेम्पल्स। तो इसमें अगर हम आज की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो जो नेबरिंग कंट्री यानी भारत के पड़ोसी देश है, उनकी क्या, किसकी क्या सबसे ऊंची चोटी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है उनकी, यानी लॉन्गेस्ट रिवर हो गया आपका, हाईएस्ट पीक हो गया। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मंदिर निर्माण कला जो होती है, मंदिर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कौन कौन से मंदिर हैं, और आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो आप जरूर मार्क करके रख लेना। और परीक्षा के टाइम में जब कभी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार जरूर रिवाइज करना। तो थम्स अप करके बताइए कि आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। और साथ ही हमने इस जर्नी को शुरू किया था और जिसके लगभग अंत की तरफ हम पहुंच चुके हैं आपका। तो 14 अगस्त यानी कि आज हमारा क्लास है भारत के पड़ोसी देश और मंदिर। ठीक है, नोट्स आप बनाते हैं ना प्रॉपर टेलीग्राम की हेल्प से? टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलती है, यस लिख के बताना, यस हम भैया नोट्स अच्छे से बनाते हैं और हमको आपका पीडीएफ अच्छे से मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल आपका कमेंट सेक्शन में पिन है और पुरानी सारी पीडीएफ भी इसी पर पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मंडे को, उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा पहले ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास के बारे में बताएं, आज की जो क्लास है हमारी वो फास्ट मोड की क्लास होगी एकदम से। ठीक है, स्पीड मोड में आज हम क्लास को करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा डेटा है वो स्पीड मोड में ही पढ़ने के लायक है। ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा समय आपको खर्च करना है, तो फटाफट से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आपका भारत के पड़ोसी देशों से। तो मुझे बताइए, ऐसे कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के जो भारत के साथ में लैंड शेयर करते हैं, यानी कि भूमि साझा करते हैं। तो भूमि साझा करने वाले कौन कौन से हैं? एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा इधर से आपका अफगानिस्तान करता है, तीसरा आपका नेपाल हो गया, चौथा आपका भूटान हो गया, पांचवा आपका बांग्लादेश हो गया और छठा हो गया म्यांमार। सातवां आप बताएंगे कौन है? तो सातवां इधर से आपका चाइना है। ठीक है, तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में आपका भूमि साझा करते हैं। जल सीमा साझा करने वाले यहाँ पाक जलडमरू के मध्य से श्रीलंका है, और इधर नीचे क्या है आपका, बताएंगे जी? इधर नीचे कौन सा देश है आपका? तो मालदीव है। तो यानी कि 2 हो गए आपका जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत से सीमा साझा करने वाले कुल देश कितने हैं? तो कुल देश कितना लिख के आएंगे आप लोग? तो कुल देश, टोटल कंट्रीज हु शेयर बाउंड्रीज विद इंडिया, तो कुल देश आप लिखेंगे 7 + 2 अर्थात 9 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं। आपसे पूछे सिर्फ भूमि सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉडी शेयर करते हैं सिर्फ भूमि, और ये क्या करते हैं आपका जल सीमा। तो अगर अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता देंगे, कुल पूछेगा तो इकट्ठा बता देंगे। ठीक है बॉस, बात क्लियर है? आगे आते हैं, पाकिस्तान से शुरू करिए। अब हम आपको 3 चीजें बताएंगे। देखिए, एक तो हर कंट्री की, भारत के पड़ोसी देश की आपको करेंसी पता होना चाहिए, वो भूलना ही नहीं है। ठीक है, वहाँ की सबसे लंबी नदी आपको भूलनी नहीं है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको भूलनी नहीं है, और वहाँ की संसद का नाम आपको भूलना नहीं है। बाकी चाहे सब कुछ भूल जाना। राष्ट्रीय खेल हम आपको बता ही चुके हैं। राजधानी जनरली हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे कि आप जानते होंगे। ठीक है, आगे आएंगे। तो राजधानी मुद्रा क्या है पाकिस्तान की राजधानी? देखिए इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है इसकी? पाकिस्तानी रुपया है। नेशनल गेम इसका फील्ड हॉकी है। भारत का भी क्या है? फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 है। संसद का नाम मजलिस ए सूरा है। राष्ट्रीय गान इसका हाफिज जालंधरी ने लिखा। ये क्या नाम लिखा हुआ है? हाफिज जालंधरी ने लिखा है इसको। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी आपका चकोर है। राष्ट्रीय पशु आपका मारखोर है। वैसे भी पाकिस्तान का नाम में आपको लगता है ये मारखोर। ठीक है, क्या बोलेंगे? मारखोर। सबसे लंबी नदी यहाँ पर सिंधु है, आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, अरब सागर में गिरती है वो। सबसे ऊंची चोटी वो त्रचमीर है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो केटू है, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ या ना? अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, आप कहेंगे भाई वर्तमान में तो जो केटू है गॉडविन ऑस्टिन, वो पीओके में है। पीओके कौन सा हिस्सा है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी हाल ही में विवाद चला। ठीक है, आपका सबको ये भी था कि भाई पीओके बहुत जल्दी सरकार ले लेगी, ये हर भारतीय की इच्छा है कि पीओके हमारा होना चाहिए।
तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी कि भारत की आजादी के बाद में वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने एक सैनिक कार्यवाही से ले लिया था, ठीक है, कश्मीर का हिस्सा, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है K2। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप क्या ये मान लेंगे कि वो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है? यदि आप ये मान लेते हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो आप मान रहे हैं POK पाकिस्तान का हिस्सा है। तो एग्जामिनर भी कहीं ऐसा ना मान ले और एग्जामिनर आपका ऑप्शन में तरचमीर को ना दे, तो तब किसको चुनना पड़ेगा आपको? तब K2 चुनना आपका क्या बोलेंगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मजबूरी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, तरचमीर और K2 दोनों चीजें याद रखना। बांग्लादेश, ढाका। फिर हम आपसे कहेंगे करेंसी को देखना, मुद्रा। राष्ट्रीय खेल इसका कबड्डी है। 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश जानते हैं भारत के साथ किधर नक्शे में है? मैप में आप देखेंगे, मैप में तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब भारत का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आपका हमारा देश आजाद हुआ और जो विभाजन हुआ था उसमें पाकिस्तान दो तरफ था। एक तो ये हिस्सा है पाकिस्तान का, ये वाला हिस्सा है, और एक पाकिस्तान था ये वाला जो भारत के नक्शे के जैसा है, ठीक है, एक ये हिस्सा था। तो पाकिस्तान दो तरफ था, ये था पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान इसी के लिए गलियारा मांग रहा था जिन्ना कि हमको एक आपका 800 माइल का एक गलियारा दे दो इधर से जो इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है। और यहां पर क्या बोलेंगे, यहां से ऐसे गलियारा देने की बात थी। तो दो पाकिस्तान बने थे। इवन ये तो ये चाह रहे थे, आपको पता होगा, एक त्रावणकोर रियासत थी जिसको जिन्ना ने पत्र लिख दिया था, वो भी पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रही थी। तो ये प्रयास में थे, लेकिन बने दो हिस्से, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है आपका उर्दू, उर्दू भाषा है। और अगर यहाँ की भाषा आप देखें बंगाल की, तो यहाँ पर क्या बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो इन दो देशों के बीच में भाषाई विवाद हो गया, और वो भाषाई विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर आपका बहुत दिनों तक तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब चुनाव हुए तो शेख मुजब्बिरुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, वो जीत जाते हैं। और फादर ऑफ बांग्लादेश जीतते हैं तो ये वाली सरकार इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि ये बने हैं, तो ये यहाँ पर सैनिक भेज देते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या भेजा था यहाँ पर? आपको पता होगा, सैम मॉनिक्स, अभी एक मूवी आई थी सैम बहादुर, यदि आपने देखी हो, ना देखी हो तो देखना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जी ने खत्म करके इसको एक नया देश बनाया, बांग्लादेश। थम्सअप करिए, बात क्लियर है? थम्सअप करेंगे, बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, सारे लोग बताएं कि किस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। हाँ जी। राष्ट्रीय खेल उसका कबड्डी है। स्वतंत्रता दिवस उसका 1971 में वो आजाद हुआ। संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय गान इसका अमार सोनार बंगला है। हम सब ने हिस्ट्री को पढ़ा है, हमने भी आपको पढ़ाया कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या लिखा गया था वहां पर? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आमार सोनार बंगला। तो जो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गान है, ये भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और श्रीलंका का किसने लिखा है, कौन बताएगा? श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य थे, उनका नाम है आनंद समराकुल। आनंद समराकुल ने लिखा है, आनंद समराकुल ने। ओके। पक्षी कभी नहीं पूछे जाते, क्या बोलेंगे? आपका रोबिन, नीचे लिखा हुआ है आपका। राष्ट्रीय पशु इनका भी टाइगर है, क्योंकि बंगाल में तो बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी फिर हम क्या देते हैं, नहीं भूलनी है। सबसे ऊंची चोटी इनकी केकराडोंग है। क्या है? केकराडोंग। नेपाल, राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। एक और देश का राष्ट्रीय खेल हमने आपको वॉलीबॉल बताया था, बताइए किसका? संसद इसकी राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है, संसद। राष्ट्रीय गान इसका फूल का है, ठीक है, नेपाली फूल का अच्छा बनाते हैं, ऐसे याद रख लो। राष्ट्रीय पक्षी इसका ट्रैगोपान है। राष्ट्रीय पशु भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? ठीक है, भारत का भी नहीं है लेकिन नेपाल का है, 2015 से। सबसे लंबी नदी करनाली है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। आप मुझे बताइए माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? तो आप कहेंगे 8,848 मीटर है भैया। क्या बोलेंगे? 8,848 मीटर है। राजधानी की बात करते हैं। राजधानी आपका काबुल में है, ठीक है, काबुल में है। सर डॉग्स के बारे में कुछ बोल दीजिए, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा क्या बोलेंगे? अफगानी है। राष्ट्रीय खेल बुजकासी है। आप चाहते हैं हम बोले? बताओ। राष्ट्रीय खेल इसका बुजकासी, मैंने बताया मरी हुई बकरी को ये लोग खचेड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस इनका 19 अगस्त है, कभी नहीं पूछा जाएगा। संसद पूछी जाएगी 16,
क्या बोलोगे? संसद इसकी है आपका सोरा। राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़, ठीक है। राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। सबसे लंबी नदी हेलमंड, हेलमंद भी बोलते हैं दोस्त इसको, हेलमंड भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी है इसका नौशाक, और कुल दूरी 106 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, शुरू से देखना। जैसे ये देश रहे हमारे, आप हमें बताएं पाकिस्तान भारत के साथ में कितनी लैंड शेयर करता है किलोमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो करता है बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ में, सबसे लंबी सीमा। एक और हमको इसमें बिंदु याद आता है, क्या बोलेंगे? 4096 किलोमीटर, ये भी लिखना है इसमें। 4096.6 भी बोलते हैं या 7 भी बोलते हैं किलोमीटर में, ओके। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान साझा करता है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है। अफगानिस्तान में जो भाषा बोली जाती है उसका क्या नाम है? नोट करें अपने नोट्स में। अफगानिस्तान में भाषा बोली जाती है पश्तो, और सबसे कम सीमा यही साझा करता है। याद है ना बचपन में MBA, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, ठीक है, फिर आपका नेपाल की, ठीक है, फिर अफगान नहीं सॉरी हमने गलत बोला, BA यानी कि बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, और फिर आपका नेपाल की 1751 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसे ही बनता है ना। पाकिस्तान के बाद में फिर आता है आपका बादशाह पन पन MBA, फिर आपका म्यांमार सीमा साझा करता है, फिर आपका भूटान सीमा साझा करता है, और फिर आपका अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। तो सबसे कम इस तरह से होता है, ठीक है बॉस। आगे आएंगे। चाइना, चाइना क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत के पड़ोसी देशों में किसका है? अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्षेत्रफल, भाई वैसे तो रूस का है जनरली, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? वो चाइना का है, चाइना का, ठीक है। पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है। मुद्रा इसकी याद रखनी है रेनमिनबी, क्योंकि पुरानी करेंसी इसकी क्या होती थी? चाइना की युआन हुआ करती थी। युआन को इन लोगों ने चेंज कर दिया, दो करेंसी बनाई, एक आपका रेनमिनबी और एक इन्होंने बनाई थी डिजिटल करेंसी DCEP, ठीक है। लेकिन हमको रेनमिनबी याद रखना है। राष्ट्रीय खेल इनका TT हम आपको बता चुके। भारत के बाद में आजाद हुआ, ये कहां पर आजाद हुआ? भारत के बाद में आजाद हुआ। और आज देखिए आपका अमेरिका को फाइट कर रहा है। किसको फाइट कर रहा है? अमेरिका को फाइट कर रहा है। भारत में न्यूज चैनल में लोग नारियल उड़ा रहे हैं अभी भी, धागा बांध करके, धागा बांध के। वो उधर टैक्सी उड़ा रहे हैं, टैक्सी को परमिशन दे चुके हैं। अभी न्यूज वाले पागल समझ रहे हैं जनता को। एक चमत्कारी बाबा बिठा लिया, वो बाबा नारियल को धागे से लटका रहा है, दर्शकों को भी दिख रहा है टीवी में धागा, लेकिन न्यूज वाले सोच रहे हैं पागल हैं देखने वाले। देखा तुमने वो? तो भारत वाले नारियल उड़ाने के चक्कर में, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई नारियल उड़ा रहा है। चाइना अब इस हमसे बाद में आजाद होकर के वो टैक्सी उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग टैक्सी को परमिशन उन्होंने दे दी है। आए इधर, क्या बोलोगे? संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ये मत सोचना कि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना और भारत का। हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश से प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें हमारा तंज होता है इन देश की सरकारों के लिए। ये हम भारतीयों को किस पैमाने पर ला करके ये खड़ा कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को किस पैमाने पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। कमाल बात है, लेकिन लोग विचारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ जहर जो है घोला जा चुका है सभी पार्टियों के द्वारा, तो वो ओपन माइंड से कुछ सोच ही नहीं पाते। यहां पर देखेंगे, एक साथी कह रहे थे हमारे डॉग्स के बारे में, बोलिए। देखो एक बात बताओ, बात थोड़ी जटिल हो जाएगी, लेकिन यदि हम आपसे सवाल पूछें, क्लाइमेट चेंज पर आप सब लोगों ने अध्ययन किया होगा, क्लाइमेट चेंज शब्द को आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? बताएं एक बार। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। जो सहारा कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था, जहां पर झीलें, समुद्र था, छोटा मोटा समुद्र भी था वहां पर, वो सहारा रेगिस्तान में बदल गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो जगह आज हरी भरी है, कल वो हरी भरी रहेगी नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुई। आप देखोगे आपका जो अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखा होने की वजह से भारत में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य भारत में खत्म होने का कारण क्या है? 535 का जो साथी आपका एक खतरनाक विंटर आया, सर्दियां आई, औसत तापमान दुनिया का गिर गया।
535 में ही इंडोनेशिया का जो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है वो फट गया, तो 535 में, सन 535 की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में धुंध छाई रही, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे थे सन 535 में। तो उस सब की वजह से क्या हुआ? मैंने कहा चोल साम्राज्य किसकी वजह से खत्म हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुआ। तो क्लाइमेट चेंज से जब इतनी चीजें खत्म हुई, तो आज वर्तमान दौर में क्लाइमेट चेंज एक कारण है जो लोगों के व्यवहारों में भी परिवर्तित कर रहा है। लोग मतलब सभी जीवों के व्यवहारों में जो परिवर्तन है, आप देखते होंगे लाखों प्रजातियां क्यों गायब हो गई, क्यों विलुप्त हो गई। ब्लैक फॉरेस्ट जंगल का अध्ययन किया गया, वहां पर आवाजें रिकॉर्ड की गई, और वहां यह देखा गया कि पिछले 40 वर्षों में जो आवाजें पहले रिकॉर्ड हुई थी, वहां तो कोई खत्म नहीं कर रहा है, वो आवाजें 70% कम हो चुकी हैं, यानी कि वो जीव मर चुके हैं। इस पृथ्वी पर क्या आपका अधिकार है सिर्फ? इस पृथ्वी पर आप एक बात बताएं कि मानवों को रहने का अधिकार है? क्या कुत्ते बात नहीं करते होंगे? दो पैर वाले ज्यादा नेता बनते हैं। वह भी तो ऐसे ही जीव हैं, मतलब मनुष्य ने क्यों उनको नियंत्रित कर लिया? तो ये जो कारण हुआ है ना, जो डॉग्स काट रहे हैं, उनमें जो आपका एक परिवर्तन आया है, मनुष्यों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, इसका मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को पैदा किया है हम सबने मिलकर। हालांकि हम और आप इसके कम दोषी हैं। आप अपने घर में एक एसी चलाते होंगे, तो दोषी तो सभी हैं, लेकिन हम कम दोषी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, उसके मुकाबले इस दुनिया के 0.01% लोग उतना ही कार्बन उत्सर्जित करते हैं, कंपनीज। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि इस जिम्मेदार लोग जो 99.99 हैं, तो जिम्मेदार वो हुए। हम जिम्मेदार कितना हुआ? 0.01%। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कारण तो क्या है? जरूरतें हम सबको हैं, उस सब की वजह से हुआ। अब ऐसा नहीं है कि भाई कुत्तों को जो है इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इतने सप्ताह में इनके लिए शेल्टर बना दो। इस हिंदुस्तान में जो फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, उनके लिए बने शेल्टर, उनके रहने के लिए। उन्होंने बोला जो 8-10 लाख कुत्ते हैं ये एनसीआर में, इनको इकट्ठा करके इनके लिए शेल्टर बना दो, रहने के लिए जगह बना दो। लोगों की चिंता नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए। सांसदों को 7-7 बीएचके के फ्लैट मिल रहे हैं, इनके पास घर नहीं होते एमपीज के पास में। कुत्तों के लिए डिसीजन आ रहा है। तो इतने मतलब आप सोचिए, विचारिए कि वो व्यवहार क्यों बदला है। इस पृथ्वी पर जितना अधिकार आपका है, इतना ही अधिकार बाकी सब जीवों का भी है। हर किसी का उतना ही अधिकार है। ये नहीं है कि मानव के अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हो गया, यानी संज्ञानात्मक क्रांति हमारे अंदर ज्यादा हो गई, हमारा मस्तिष्क ज्यादा तेज है, हमारे पास औरों से ज्यादा चीजें नियंता के रूप में है, कि हम बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी के ऊपर इस तरह से कंट्रोलिंग करें। वो देखना होगा, उसके कारण हम ही हैं। कुत्ते अगर काट रहे हैं गलियों में, तो उनके जो व्यवहार ऐसे परिवर्तित हुए हैं बहुत ज्यादा, उसका कारण हम हैं। हमको एक्सेप्ट करना होगा। एक दिन ये सभ्यता खत्म होगी। वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर की जिस तरह से समाप्ति हुई, उसी तरह से हिंदुस्तान का ग्लेशियर भी एक दिन खत्म होंगे। दक्षिण भारत की नदियों का पानी कम हो चुका है। हम जिम्मेदार हैं यार इसके। हम अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है, हम पेड़ लगाने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं बोलूंगा तो मैं इस पर फिर घंटों बोलूंगा, तो आप इसको बंद करें, टॉपिक को, वापस अपने टॉपिक पे आए। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? लाल मुकुट सारस है, रेड क्राउन क्रेन है। राष्ट्रीय पशु कौन है? विशाल पांडा है, चीनी ड्रैगन है। सबसे लंबी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्या बोलोगे, चाइना की तो है ही है, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है ये, एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चुमुलांगमा, चुमुलांगमा, ये सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट, भूटान। भूटान का बताइए राष्ट्रीय खेल क्या बताया था हमने? तांदो तीर, तीरंदाजी। मुद्रा इसकी बहुत पूछी जाती है, निगुल ट्रम। ओ सॉरी, एक चीज छूट गई, अफगानिस्तान में हमने बता दी थी भाषा। हाँ, चाइना में भाषा बताइए कौन सी बोली जाती है? चाइना में कौन सी लैंग्वेज है? मंदारिन। मंदारिन भाषा बोली जाती है चाइना में, मंदारिन।
और भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ? दजांगखो बोलते हैं उसको, जांगखो, जांगखो, दाजांगको। स्पेलिंग में लिखा जाता है डी, लेकिन ऐसे हिंदी में नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या है? यहाँ की लैंग्वेज है। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जांगखो भाषा बोली जाती है। संसद इसकी तसोंगडू है, याद रखना है। जिस पे हम टिक कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, 4-5 डेटा नहीं भूलेंगे। नो लिख करके हम तक एनर्जी पहुंचाइए जी भैया, नहीं भूलेंगे। नो लिख करके भेजिए कि नहीं भूलेंगे। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन कोवा है। राष्ट्रीय पशु तैकिन है। सबसे लंबी नदी है मानस। देखिए, हमने क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ सुना है, ठीक है, बहुत कुछ। हम आपसे भी बोलेंगे, आप अवेयर स्टूडेंट बनिए। आचार्य प्रशांत बहुत मतलब बीड़ा उठाए हुए हैं क्लाइमेट चेंज पर बोलने का। आप सुनिए कभी उनको, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप नहीं समझ पा रहे होंगे शायद प्रत्यक्ष तौर से, लेकिन अध्ययन करेंगे तो आप भाव विभोर हो उठेंगे। बाकी आप किसी तरह से भी अध्ययन कर सकते हैं तो करिए, ये जिम्मेदारी बनती है हम सबकी। तो सबसे लंबी नदी है मानस। सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम, मुझे बताइए एक बार फटाफट से। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा, और वो क्वेश्चन था कि वह कौन सा पर्वत है जिस पर कोई पर्वतारोही नहीं पहुंचा है? क्या बोलेंगे? कोई पर्वतारोही नहीं पहुंचा है, कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंचा है। बोलेंगे फटाफट से। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इसका क्या है, आपका ढाल जो है वो थोड़ा सा तीव्र ढाल है, तो इस पर चढ़ना मुश्किल नहीं है। आप अक्सर पढ़ते होंगे माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, माउंट एवरेस्ट पे बहुत लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, हमें बताइए फटाफट से, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? पहले भारतीय पुरुष कौन है? पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, फटाफट से परफेक्ट आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से। कैलाश, कैलाश नहीं, कैलाश पर्वत के बारे में वो मतलब ऊंची चोटी नहीं है एक तो किसी देश की, और ऐसे तो बहुत सारी पहाड़ियां कैलाश पर्वत पर भी। हाँ, लेकिन कैलाश पर्वत पर एक व्यक्ति का जिक्र आता है। आप पौराणिक कथाओं में देखोगे एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है मिलेरपा, कि वो ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत को फतेह कर लिया था। आप सर्च करोगे ना, वो प्राचीन व्यक्ति जिसने कैलाश पर्वत को फतेह किया, तो मिलारेपा। राकेश शर्मा बता रहे हैं। क्या करें इनका? आप बताएं, क्या सजा दी जाए इनको? बछेंद्री पाल बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं पुरुष। अब उनको पता ही नहीं है बछेंद्री पाल कौन है, महिला है कि पुरुष है। मैंने कहा पहले भारतीय पुरुष बताओ। एक ने राकेश शर्मा बताई है, एक ने बछेंद्री पाल बताई है। तेंजिंग नोर्गे इंडिया के नहीं है दोस्त। अवतार सिंह, जिन साथियों ने लिखा है अवतार सिंह चीमा, अवतार सिंह चीमा, बहुत बढ़िया। संतोष यादव नहीं दोस्त, अवतार सिंह चीमा 1965 1965 में फतेह किया था उन्होंने, पहले भारतीय पुरुष हैं। अवतार सिंह चीमा लिख लीजिए जिनको नहीं पता, नेक्स्ट टाइम जब पूछें तो परफेक्ट आंसर देना है। ओके, ठीक है बॉस। गंखर पुनसुम फतेह नहीं हुआ। श्रीलंका, जीवर्धनेपुरे कोट्टे राजधानी है। मुद्रा रुपया ही चलता है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, 1948 में आजाद हुआ। संसद पार्लियामेंट हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी इसके जंगली मुर्गी है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। क्या है? महावली गंगा बोले या महावेली, महावेली बोले इसको, महावेली नदी बोले या महावेली गंगा, दोनों बोली जाती है। सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार एसएससी ने सबसे ज्यादा ये चोटी पूछी है, पिद्रुत लगला। क्या पूछी है? पिद्रुत लगला किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो श्रीलंका की। क्या बोलेंगे? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ओके बॉस। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है बताएंगे फटाफट से? तो श्रीलंका में बोली जाती है आपका सिहिंगली भाषा। नोट करना है इसको भी, सिहिंगली भाषा। ये हम इसमें टाइप नहीं करा पाए तो हम इसको बीच बीच में भूल जाते हैं। पिछले वाले का बताया हमने भाषा, हाँ बता दिया आपको, सिंहली भाषा। म्यांमार, म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहां पर भाषा बोली जाती है बर्मी। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम आपको पता होगा, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, उसके मुख्यतः 4 टुकड़े हुए। एक 1893 अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान के रूप में 1947 में, जो बाद में 1971 में एक आपका बांग्लादेश उसी से उदय हुआ। ऐसे ही जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसके द्वारा किसको? बर्मा को अलग कर दिया गया था, और 1937 में फाइनली अलग किया था। अधिनियम 1935 के द्वारा किया था, तब उसका नाम हुआ करता था बर्मा। ठीक है, बर्मा। तो भाषा इसकी बर्मी है। मुद्रा इसकी बहुत पूछी जाती है, क्यात। राष्ट्रीय खेल इसका चिल्लौन और कैन बॉल है। संसद है पाइथू हुटाव। राष्ट्रीय गान गबा मैचे। पक्षी मोर है। पशु बाघ है।
तो भारत की तरह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। म्यांमार का। सबसे लंबी नदी ये है आपकी इरावती, और सबसे ऊंची चोटी है खाकोबी राजी। क्या है? खाकोबी राजी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। खाकोबी राजी सबसे ऊंची चोटी है। पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है, किस पड़ोसी देश में? क्या भैया पाकिस्तान में कोई हिंदू मंदिर है? आप कहेंगे हाँ जी, हिंगलाज माता का मंदिर, कटास राज शिव मंदिर, वरुण देव मंदिर। आराम से याद रखते हैं, हमारा देश पाकिस्तान जो पड़ोसी है उसको बिल्कुल लाज नहीं है किसी चीज की, एकदम भारत से कट कट पे रहता है, भारत की कटे पे रहता है, ऐसे समझ लेना। लाज नहीं है उसको, कटे पे रहता है। कटास राज मंदिर किस पड़ोसी देश में है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में। क्या बोलोगे? पाकिस्तान में, ठीक है। श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए श्रीलंका आप देखते होगे, भारत में एक जगह है बहुत प्रसिद्ध, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम किस तरफ है बताओ फटाफट से। रामेश्वरम किस तरफ है, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? तो आप कहोगे रामेश्वरम इधर है, दक्षिण भारत में, श्रीलंका के पास में। तो जिनमें ईश्वरम आए, रामेश्वरम से याद रखेंगे, मुन्नेश्वरम, नागुलेश्वरम, पंचेश्वरम। ये दक्षिण भारत की तरफ, अर्थात भारत के किस पड़ोसी देश में? श्रीलंका में। बात क्लिक हुई एकदम से? जी भैया क्लिक हो गई। नेपाल में पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ है आपका, और मनकामना मंदिर है, ठीक है। क्या बोलोगे यहाँ पर? इसको याद रख लेंगे, नाथ नाम से रिलेट कर लेना किसी से, ठीक है। जिसको पालते हैं, पशु को पालते हैं, उसके नाथ डाल देते हैं नाक में। देखी होगी भैंसे के नाथ पड़ी रहती है, हाँ जी, मनोकामना पूरी करने के लिए। म्यांमार, गोल्डन पगोडा और आनंद। म्यांमार अपने आनंद के लिए इसने गोल्ड बेच दिया। म्यांमार, माँ इसको पीट। गोल्ड बिक दिया अपने आनंद के लिए। तो गोल्डन पैगोडा और आनंद मंदिर। चाइना, केयुआन मंदिर है। देखो चाइना की करेंसी पहले क्या थी? युआन थी, युआन। तो ये केयुआन टेम्पल है। इंडोनेशिया, तन्हेलोट और सिंगसरी शिव मंदिर। देखो जो इन डॉन, जो डॉन होते हैं ना एशिया के, उनके सामने सब लौट जाते हैं एकदम से। तन्हेलोट मंदिर, सिंगसरी, उनको सिंह समझते हैं। यूएई में अभी पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस, जिसको बोलेंगे, क्या बोलोगे आपका? बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। उद्घाटन इसका किया नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को। पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार। पड़ोसी देशों में भूटान, किसको बोलते हैं? तान दिया तीर और वो तीर कर दिया किसी के पार। पारो तसेचू, पारो कहाँ का फेस्टिवल है? भारत के पड़ोसी देश भूटान का है। थांगबी कहाँ का है? भूटान का। स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। श्रीलंका, नवम पैराहेरा। भारत के पैरों की तरफ कौन सा देश है? श्रीलंका है। पैरों की तरफ पैराहेरा, ठीक है। म्यांमार, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है बताइए जरा। यहाँ मैप में पूछते हैं आपसे, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर क्या है सबको पता होगा ना, पाक स्ट्रेट है यहाँ पे। पाक जल संधि है। कौन सा है? पाक, PAL के, रॉबर्ट पाक के नाम पर है। रॉबर्ट पाक के नाम पर है, रॉबर्ट पाक के नाम पर। तो पैरों की तरफ है श्रीलंका। म्यांमार, कच्ची मानव, थाड़ीग्यूट और थिंगियान। कच्ची मानव को मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। म्यांमार कच्चा मानव खा गया ये। नेपाल का दसई बहुत पूछा जाता है, ये होली का ही रूप है, फागु पूर्णिमा वहां पर बनता है, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? चीन, क्या बोलोगे? चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल है। चाइनीज कूदते फादते रहते ज्यादा है, उनके अंदर स्प्रिंग सी लगी रहती है। आंखें उनकी ज्यादा खुलती नहीं है, तो लालटेन लेके चलते हैं ताकि ज्यादा दिख जाए, ठीक है, उजाला सा रात में। जापान, जो पान खाता है वो तो गया। गियोन, ओमी जुटोरी, ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? भारत के पड़ोसी देश हो गए। जापान इसमें शामिल कर लिया चाइना की वजह से, ओके। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा, ये आप सबको पता होनी चाहिए। सबसे लंबी सीमा किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ में। बाकी अन्य देशों के साथ में। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, खूब अच्छे से पढ़ते होंगे। थम्स अप करिए जी भैया, ये सब हमको पता है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन हमने इसके लिए एक स्लाइड लगाई है ताकि आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? अब आते हैं भारत में मंदिरों पर, ठीक है। तो मंदिर देखिए, मंदिर तो आपने देखे होंगे। उत्तर भारत के मंदिर ऊंचे होते हैं कि दक्षिण भारत के? नॉर्थ इंडिया के टेम्पल ऊंचे होते हैं कि साउथ इंडिया के? साउथ इंडिया के। हाथ जोड़ के बैठ जाओ एकदम से, ये समझ लो तुम, ठीक है। तुम्हें दर्शन करा रहे हम घर बैठे। अमित शाह जी ने नहीं कहा था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वालों चुनाव जिता दो और तुमको फिर राम मंदिर के दर्शन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आओ फटाफट से। भारत में 3 सामान्य मंदिर वास्तुकला हैं। तुम अपनी कोई इमेज मत बना लेना बेवजह, है ना। यहाँ पर आओ फटाफट से।
तीन मंदिर क्या होते हैं देखिए, नागर शैली, जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं, न से नागर न से नॉर्थ, क्या बोलोगे, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल, जो ऊंचे मंदिर होते हैं, मंदिर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बहुमंजिला मंदिर, वो द्रविड़ शैली होती है। बेसर शैली, जब दोनों को मिला दिया जाए, नागर और द्रविड़ का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं बेसर शैली। क्या बोलते हैं, बेसर शैली। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, उसको बेसर शैली कहेंगे। कोई इशू, ये मंदिर में कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अभी ये हम आपको बताएंगे। मंदिर के प्रमुख भाग देखिए, मंदिर का पहला पढ़िए, गर्भगृह। मंदिर का सबसे भीतरी भाग होता है जहां किसी देवता की मूर्ति रखी जाती है। देवता की मूर्ति कैसे जी, आप यहां से एंटर कर रहे हैं मंदिर में, और यहां पर ये ब्लू कलर का जो है ये है गर्भगृह। क्या है, तो आप यहां से एंटर करके जाएंगे या किसी तरह से प्रवेश द्वार होंगे, घूम के फिर के लास्ट में आपको दर्शन कहाँ करने को मिलते हैं, गर्भगृह में। ठीक है, तो वहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। महामंडप, ये क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर है मंडप, और मंडप अर्धमंडप, और इसको मिलके बनता है महामंडप। मंदिर का सबसे बड़ा भाग होता है महामंडप। ठीक है, गर्भगृह और मंडप के बीच में जो जगह होती है उसको अंतराल कहते हैं। आमलस कस, जो कलश होता है ये शिखर पर स्थित होता है, ये देखिए दिख रहा है आपको, आमलक, आमलक और इसके ऊपर कलश, तो ये क्या होता है, एकदम से टॉप पे होता है, टॉप पर यानी कि शिखर पर। समझ पा रहे हैं भैया, तो सबसे शिखर पर क्या होगा, कलश होगा। जैसे सिर पे कलश रखा जाता है तो सबसे ऊपर रखा जाता है उसको, कलश शिखर पर रहता है। ठीक है, आमलक। आगे देखो, गोपुरम, विशाल प्रवेश द्वार, द्रविड़ शैली में निर्मित होता है। विशाल प्रवेश द्वार, जो एंट्री होती है उसको क्या बोला जाता है, यहां से जब एंट्री करते हैं तो इसको बोला जाता है गोपुरम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको एरोप्लेन के जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, आगे से, जैसे आगे से एरोप्लेन का स्ट्रक्चर होता है, तो कई बार इसको विमानन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विमान। विमान बोलते हैं ना एरोप्लेन को हिंदी में, विमान या हवाई जहाज, ये तो जानते होंगे। हाँ जी भैया, विमान क्या होता है, मंदिर की मुख्य मीनार का रूप होता है, तो जो मुख्य मीनार है इसको बोलते हैं विमान। ठीक है, एरोप्लेन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये मंदिर के भाग हैं कुछ। अब हम उत्तर भारत के मंदिर बताएंगे, आपको फटाफट से बस मार्क करते रहना है, स्पीड मोड पे करना है। क्या बोलेंगे, स्पीड मोड पे कैसे, कि कौन से मंदिर फेमस है। नीचे चित्र लगे हुए हैं। वैष्णो माता जी का मंदिर कहाँ पे है, सब जानते हैं, इतने श्रद्धालु जाते हैं वहां पर। रणवीरेश्वर टेम्पल, ये महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया। अमरनाथ गुफा, देखिए जहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, आपका कश्मीर। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया था। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। खीर कहाँ पर है आपका, खीर भवानी कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सम्राट अशोक थे उनके पुत्र जलूका ने बनवाया। ठीक है, कारकोट राजवंश के तीसरे शासक थे ललिता मुख्य पीड़ ने भी इसमें काम करवाया। अब देखिए, सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितने सूर्य मंदिर सुने हैं, आपने सुना होगा एक कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना होगा। ठीक है, आपने एक मोढेरा का सूर्य मंदिर सुना होगा, और एक सुना होगा आपने सुमेरा का सूर्य मंदिर। तो ये चारों सूर्य मंदिर पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस लास्ट ईयर पूछा गया, आपका बीपीएससी में पूछा गया, चारों सूर्य मंदिर को रखा और पूछा किस राज्य में स्थित है। तो क्या बोलेंगे फटाफट से, मारतंड कश्मीर में है, कोणार्क उड़ीसा में है, सुमेरा बिहार में है आपका, और मोढेरा गुजरात में है। अभी आगे आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से। लद्दाख में आपका अलसी चौक है, मंजूश्री है, चंबा मंदिर है, पलदान लूमो है, शेरजांग है, कभी नहीं पूछा जाता कोई भी। हिमाचल प्रदेश में माँ चिंतापूर्णी देवी मंदिर है। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर है, जहां पर आपको पता ही होगा आपका गजनवी ने आक्रमण किया था। श्री हनुमान जाखू टेम्पल है, संकट मोचन हनुमान जी के लिए। हिडिंबा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ क्या भारत का एक धाम है, हाँ या ना। भारत में कितने धाम हैं, तो आप कहेंगे भारत में भैया 4 धाम हैं आपका। तो एक तो बद्रीनाथ हो गया, एक आपका द्वारिका हो गया, एक पुरी हो गया, एक आपका रामेश्वरम हो गया। तो भारत में 4 धाम है, जो आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में अपने घर से चल निकले थे। उन्होंने अद्वैत का दर्शन दिया, ठीक है, और अद्वैत के दर्शन के द्वारा उन्होंने ये 4 धाम स्थापित किए थे सनातन आपका व्यवस्था के लिए। केदारनाथ टेम्पल ये भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव के लिए, विष्णु नहीं, भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, बद्रीनाथ लिखेंगे आप भगवान विष्णु के लिए, ये गलत हो गया, भगवान शिव को समर्पित है। ओके, क्या बोलेंगे, सुरकंडा देवी। आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं शायद, ये इनके लिए है भैया, इनके लिए, इनके लिए है, तो थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा।
स्पेस बटन दब के। गंगोत्री मंदिर है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। और एक और अच्छी सूचना हम आपको दे दें, अच्छी सूचना ये, आप देखते होंगे ना बहुत सारे एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है बाद में, जानते होंगे इस बात को तो आप। कहीं पर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो कहीं एक्सेल पे वर्ड सीट पे होता है, कहीं टाइपिंग के लिए आप अब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन फाइनल कहाँ पर होगा। तैयारी के दौरान में नहीं पता होता है, हम हालांकि अपने टारगेट्स बनाते हैं, लेकिन आप देखोगे विभिन्न विभिन्न बोर्ड के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। टाइपिंग के लिए किसी का कुछ स्ट्रक्चर है, कहीं पे वैल्यू कुछ काउंट करते हैं, कहीं पे गलती किस चीज़ को मानते हैं, कहीं पे हाईलाइट वाला आता है आपका टाइपिंग करने के लिए, कहीं पे नहीं आता है। तो उस सब का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा बहुत जल्द, ताकि आप अपनी पूरी तैयारी को यहीं से कर सकें। क्योंकि उसके लिए क्या है, हमने देखा है कि जब बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद में ऐसा होता है, उस बच्चे से लिए जाते हैं 800 रुपये घंटे, 1200 रुपये घंटे अगर थोड़ा ही टाइम मिला है, तो इस तरह से होता है। और उनसे मतलब घंटों घंटों रुपए ले लिए जाते हैं, और कॉमन सॉफ्टवेयर पर उनकी समस्या सॉल्व नहीं होती। वहाँ जाते हैं, वो बेचारे सोचते हैं कि ठीक है डेमो जैसा कुछ दे देंगे, और जब एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग तरह की व्यवस्था उनको मिलती है। तो इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना बहुत अच्छे से, ताकि आप अपने घर बैठे उसको तैयार कर पाएँ। सरकंडा देवी मंदिर क्या बोलोगे, शिव को समर्पित है, क्योंकि उसमें सब रहेगा, ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ आपका सिखाने से लेके सब कुछ। गंगोत्री मंदिर क्या बोलोगे, गढ़वाल हिमालय में स्थित है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री टेम्पल, ठीक है, जहां से गंगा जी निकलती हैं। मनसा देवी, ज्यादातर देवी टेम्पल कहाँ पर है, उत्तराखंड में नौ देवी बोलते हैं इनको, नौ देवी, ठीक है, कि नौ देवियों के टेम्पल है। नंदा देवी, नैना देवी, बैजनाथ है, तुंगनाथ मंदिर है, क्या है, तुंगनाथ मंदिर है, ओके। भारत के चार धाम कौन कौन से हैं, पढ़िए जरा। बनाया था इनको आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, अद्वैत दर्शन उन्होंने दिया। जन्म हुआ था उनका कलाडी केरल में, स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए। बद्रीनाथ, देखिए बद्रीनाथ उत्तराखंड में क्या है, ज्योतिर्मठ। इस ज्योतिर्मठ को हम बोलते हैं जोशी मठ। अभी आपने पहले कुछ टाइम पहले पिछले वर्ष खबरें सुनी होंगी कि जोशी मठ की जमीनें जो हैं वो आपका खिसक रही हैं, दरारें आ गई हैं जोशी मठ में, क्योंकि मनुष्य ने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वहां पर कर लिया जा करके पहाड़ों में। अभी अभी रिसेंट में आपने देखा होगा एकदम से आपदा आ गई, क्योंकि नदी के मार्ग के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी जगह पर आपका उसको घेर लिया गया है, उसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। तो ऐसे ही जोशी मठ में उसकी भी दीवारें खिसक रही हैं, जगह जमीन उसकी फट रही है। पुरी उड़ीसा है, तो ये चार दिशाओं में हो गए। चार दिशा में जरा आप मैप में इसको मार्क करिए, एक तो उत्तर दिशा में हो गया बद्रीनाथ, उड़ीसा इधर हो गया पुरी, द्वारिका हो गया इधर गुजरात में, और रामेश्वरम हो गया इधर। तो किधर हो गए, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। हुए कि नहीं हुए भैया। तो यहाँ पर कुछ मठ बनाए हुए हैं मंदिरों में, उन मठों के नाम है, चार धाम इनको कहते हैं। ज्योतिर्लिंग कुल कितने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे लोगों का ये आपका लक्ष्य होता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग किसको समर्पित हैं, कौन से भगवान जी के लिए, तो भगवान शिव को समर्पित हैं। तो ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना कौन सा है, वो सोमनाथ का, जहां पर गजनवी ने आक्रमण किया था, सबसे पुराना। सबसे पुराना कौन सा है, सोमनाथ में। मैंने बताया था ना आपको, गजनवी वाली क्लास देखना हमारी हिस्ट्री की। लोगों का कैसा माइंड सेट था, दीवारों पे बैठ के हंस रहे थे गजनी के ऊपर। स्थानीय लोग जब हेल्प के लिए आए तो पुजारियों ने भगा दिया उनको। अच्छा तुम सुरक्षा करोगे मंदिर की, जिन जो सबकी रक्षा करते हैं तुम उनकी रक्षा करोगे। सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कौन सा है, वो सोमनाथ है, वो हमारा लेक्चर देखना आप। केदारनाथ, अब देखना ध्यान से, केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये एक ज्योतिर्लिंग है। बद्रीनाथ एक धाम है। गुमरेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर त्रिमक पहाड़ी की वजह से महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, बहुत चर्चित हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ओम की आकृति में ओंकारेश्वर, ये पास पास है, ओंकारेश्वर भी और महाकालेश्वर भी। अकाल मृत्यु टल जाती है कहा जाता है ना यहाँ पे, क्या बोलोगे, महाकालेश्वर। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, सबसे साउथ में। ये आपका एक ज्योतिर्लिंग भी है, एक धाम भी है। नागेश्वर गुजरात में है, वैद्यनाथ झारखंड में है, बाबा विश्वनाथ यूपी में। यूपी के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या बोलोगे, बाबा विश्वनाथ। भीमा शंकर महाराष्ट्र में है, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र में है। हरियाणा में आपको पता ही है, एक जगह पड़ती है थानेश्वर, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जो राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने सन 606 से 647 तक राज किया था, वो कन्नौज में शासन करते थे, लेकिन उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, हरियाणा थानेश्वर से आए थे। पुष्यभूति वंश पहले थानेश्वर में था, फिर आए कन्नौज में। तो थानेश्वर एक जगह है हरियाणा में। शीतला माता मंदिर, भीमा देवी मंदिर।
एकलव्य माता का मंदिर, भैया इस पे जितने ज्योतिर्लिंग थे ना, इन पे महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। ज्योतिर्लिंग आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 के 12 से पूछ लेता किस राज्य में ज्योतिर्लिंग नहीं है, पूछ लेते हैं ये ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है। ज्योतिर्लिंगों का मिलान करने को कई बार आ जाता है। हरियाणा। एकलव्य माता का मंदिर है आपका, भूतेश्वर मंदिर है और एटलस मंदिर है। पंजाब में दुर्गियाना टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर बीच में लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर पे ये जो छत लगवाई थी, यानी कि जो लेयर चढ़ी हुई है सोने की, ये किसने? महाराजा रणजीत सिंह जी ने। भटिंडा का दुर्गा मंदिर वो प्राचीन दुर्गा मंदिर है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का, ये भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। बताओ राजस्थान में कहाँ पर है? पुष्कर में है। 1809 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसको घोषित किया गया। खाटू श्याम जी का मंदिर जो महाभारत में एक चरित्र थे बर्बरीक, उनको समर्पित है। ठीक है, बाबा श्याम के लिए। तो खाटू श्याम टेम्पल कहाँ पर? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, ये चर्चित मंदिर है भारत के। आपने देखा भी होगा अभी खाटू श्याम मंदिर जो है आपका, है ना, पहले ऐसे होता है जैसे 1990 के दशक में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो आपका शिरडी टेम्पल है, बहुत मतलब लोग उधर जाते थे, अभी भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है, किसी एक मंदिर की लोकप्रियता बहुत बढ़ती है। तो ऐसी ही लोकप्रियता इस समय पे खाटू श्याम बाबा की। सालासर बालाजी मंदिर, ये हनुमान जी के लिए, कहाँ पर है? राजस्थान में। अब इस जगह पर एक वो आ गए हैं बाबा नारियल फोड़ने वाले। ठीक है, बाबा कैप्चर कर लेते हैं हर जगह को। बाबा एकदम से टाइल्स उखाड़ना चाह रहे थे, टाइल्स, तो टाइल्स तो उखड़ी नहीं बाबा पे, तो जो दीवार टूटी हुई है वही गिरा दी। और फिर आपका नारियल में दह घुसे और दह घुसे, और अब हम ही हैं सब कुछ। वो तो हम भी करेंगे कुछ। सालासिर बालाजी मंदिर, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर देखिए यहाँ पर, यहाँ इस इमेज में देखना। तो करणी माता का मंदिर ये आपका सफेद चूहों का मंदिर भी है। यहाँ पे सफेद चूहे भी इतने पाए जाते हैं, सफेद चूहे। आप लिख लो हमारी बात, हम तुम्हें बता रहे हैं। मतलब एक समय पे एक बहुत बड़ा चरित्र कोई बन जाता है हिंदुस्तान में। देखिए, आप समझो, बिहार का आप लिटरेसी रेट उठाओ, यूपी का आप लिटरेसी रेट उठाओ, उसमें आप विशेष गौर करना यूपी और बिहार में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो अब वो विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क को नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इन स्टेट्स में आपका जगह बनाना, पॉपुलेशन भी काफ़ी है। आप लिख के ले लो भैया, नारियल वाले बाबा, अगले साल पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा उनको, पूरा हिंदुस्तान। बाबा के पक्ष में ना जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और ये लोग अपना पक्ष बदलते रहते हैं। ये कभी राम रहीम के पक्ष में भी थे, ये कभी आसाराम के पक्ष में भी थे। यही लोग फिर किसी के पक्ष में हो जाते हैं, ये फिर किसी के पक्ष में हो जाते हैं, और समय के साथ में अपना पक्ष बदलते रहते हैं। ये लगा लेते हैं सबके, राम रहीम, बाबा राम रहीम के फोटो भी सबके मोबाइल पे पीछे स्क्रीन पे होते थे। वो जो बाबा नहीं है, क्या नाम है उनका जिनके नाम पर फिल्म आई, शुभम भाई? अरे जिन्होंने मूवी बनवाई थी अपनी, हनीप्रीत वाले बाबा। राम राम रहीम नाम ही है? अच्छा, तो आसाराम बापू तो वो थोड़े बूढ़े आदमी हो गए, उनको तो मोदी जी भी पहले आशीर्वाद मांगते थे रैलियों में जा करके। वही है ना आसाराम बापू, सफेद कपड़े वाले। तो ये होता ही है, वो गलती जनमानस की नहीं है। वो चुन लेते हैं किसी एक को, घर में फोटो लगा लेते हैं। हमारी दादी थी, हमारी खुद की दादी, कह रही कल को तू मुझे सिकंदराबाद लेके चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अपने दादी बैठा ली साइकिल पे, और बोली यहाँ से मुझे लेनी है पार्ले जी के बिस्कुट की पैकेट की एक पेटी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा हमारे तो मजे रहेंगे, अब शायद रोज बिस्कुट मिलेंगे हमें। लेकिन अगले दिन दादी ने बोला अब चलना गांव चीती, हमारे गांव के बराबर में गांव है, और वो पेटी धर ली दादी ने। तो ऐसे समझो दिल टूट गया हो हमारा। हम तो सोच रहे थे बिस्किट हमें मिलेंगे, दादी पेटी उठा के चल दी है। मैंने पूछा अम्मा कहाँ लेके जा रही हो? तो उन्होंने बताया राम रहीम का सत्संग है, उस सत्संग में वहां बिस्कुट बांटे जाते थे एक दूसरे को। बिस्किट, आप पूछना आपके घर में कोई बुजुर्ग हो कि क्या ऐसा होता था, बिस्किट बांटे जाते थे? हाँ, तो वो उन्हीं की थी। और हमने देखा हमारे गांव के कम से कम 40-50 आदमी वहां मौजूद है, औरतें ज्यादा हैं। और खूब प्रचलित थे उस समय पर, जब हम छोटे से थे, बहुत छोटे से। जब इस समय वाले जो बाबा ना वो नहीं थे, जब वो पुराने वाले बाबा, जब उनका वर्चस्व था। तो ज्यादातर तो आप सब लोग समझदार हैं, आप जानते ही हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे संत लोग भी हैं, लेकिन अच्छे संत लोग उस तरह का कुछ आडंबर करते नहीं हैं।
उनका काम होता है साधारण लोगों को दिशा दिखाना, उनके लिए उनका मार्ग प्रदर्शित करना। और भारत में मतलब कि विज्ञान के लिए जो ज्ञानार्जन की भावना है उसको प्रेषित करना, सब लोग विज्ञान की तरफ जाए। आर्टिकल 51 आप जानते हैं, एच, 8वां मौलिक कर्तव्य। आए वापस से, सालासर बालाजी टेम्पल, करणी माता मंदिर, कल्की मंदिर। और ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में है, कभी तुम ये सोच लो कि सिर्फ भैया सनातन में ही ऐसा है, नहीं, हर एक धर्म में है ऐसे लोग, हर एक धर्म में। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर। और एक और ट्रेंड चला है अभी, हाँ मैं तुमको बताऊं, जैसे कोई इस पक्ष को रखेगा ना, आपको तार्किक बनाने की बात करेगा तो सब कहेंगे नहीं तुम दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते। अब तो हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ है तो वहां पर हम काउंटर करेंगे ना, हम अपने परिवेश में जो चीजें ज्यादा देख रहे हैं, है ये सभी धर्मों में, कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। हाँ बिस्कुट चले गए यार, ये आ गए भाई, बहुत बढ़िया। सर वो बिस्किट हमने भी खाए हैं, चलो ये तो पुरानी बात हो गई, अब तुम छोड़ो, तुम यहाँ आओ। उत्तर प्रदेश में क्या मुझे बताएं, काशी विश्वनाथ मंदिर एक आपका ज्योतिर्लिंग है, यस और नो आपने फोकस किया था, जहां कहीं भी ज्योतिर्लिंग आए तो फोकस करना है, ओके, हाँ या ना। दशास मेघ घाट मंदिर, रंगजी मंदिर, और फिर आपका प्रेम मंदिर, क्या बोलोगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। बड़े हनुमान मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, भारत माता मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जाओगे तो नीचे भारत माता का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। भिटारी टेम्पल है, मदन मोहन मंदिर है, स्वरवेद मंदिर यूपी ट्रिपल एससी में जेए में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में, पैट में भी। स्वरवेद मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी का, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है इसको। ये क्या है आपका, लार्जेस्ट लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। वो कौन सा है, वो है आपका स्वरवेद टेम्पल। कौन सा, स्वरवेद टेम्पल। राम जन्मभूमि मंदिर अभी बना आपका, आप जानते हैं डिजाइनर थे इसके, सोमपुरा परिवार। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया गया। अयोध्या में रामलला की छवि यही इमेज थी, हाँ या ना। एक विशेष पूजा के बीच में आपका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ कि भैया यहाँ पर प्राण डाले जाएंगे। पीले कपड़ों से ढके रामलला के चेहरे का अनावरण किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है कि ये मूर्ति किसने बनाई, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मूर्ति के डिजाइनर कौन है, अरुण योगी राज। और मंदिर का डिजाइन किसने बनाया, सोमपुरा फैमिली ने, सोमपुरा फैमिली ने, ठीक है। क्या बोलोगे, जिसमें भगवान को 5 वर्षीय रूप में दर्शाया गया। जलाभिषेक के लिए 155 नदियों का जल लाया गया। राम मंदिर की ऊंचाई के बारे में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल, और अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है, व्यापक हिंदू मंदिर है सबसे बड़ा अक्षरधाम। जनरली क्या है आपको पता होगा, आप एक मंदिर पढ़ते होंगे अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल किस देश में स्थित है, तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तो पहले वो क्या होता था, हिंदू धर्म के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या बना दिया गया, वो बौद्ध मंदिर में आपका कन्वर्ट हो गया। किसमें, वर्तमान में क्या है वो आपका एक बौद्ध मठ में कन्वर्ट हो चुका है, एक बौद्ध मंदिर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। झंडेवाला मंदिर, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली के आसपास के लोग जानते होंगे। बिड़ला मंदिर है, गांधी जी जिधर आपका वो बिड़ला भवन था उसी से याद रख लेना, गांधी जी दिल्ली में थे बिड़ला। लोटस टेम्पल, ये बहाई कम्युनिटी जो है उससे संबंधित है। कालकाजी मंदिर, ये दिल्ली में है। बिहार में महाबोधि मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को एक साइट भी है। पाटन देवी है, जल मंदिर है। सुमेरा, अभी हमने एक सूर्य मंदिर बताया था जम्मू कश्मीर में, उसका क्या नाम बताया था आपको, जम्मू कश्मीर में एक मंदिर बताया था, बताएं जी कौन सा सूर्य मंदिर बताया था हमने, मार्तंड सूर्य मंदिर। बोलेंगे जी किसके बारे में है, मार्तंड सूर्य मंदिर। जानकी मंदिर है, विष्णुपद मंदिर है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें, ओंकारेश्वर क्या एक ज्योतिर्लिंग है, आप कहोगे हाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर क्या एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, हाँ जी। सास बहु मंदिर है, हाँ जी सास बहु मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, डिजाइन देखिए, ये 64 योगिनी मंदिर है। भारत की किस इमारत का डिजाइन आपको ऐसा देखा है आप लोगों ने, बताएं। खजुराहो के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में बनाया गया। इसमें काम मूर्ति यानी कि काम अवस्था दिखाई गई है, काम सूत्र की अवस्थाएं इस पर दर्शाई गई।
तो ये बहुत मतलब उस समय यौन शिक्षा के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत चर्चित रहा था। खजुराहो मंदिर तो कहाँ पर है? खजुराहो मंदिर ये एमपी में है, एमपी में। तो बताएं किस इमारत का ये डिजाइन है? भारत का संसद, ये मत बोलिए संसद मत बोलिए, बोलिए पुराना संसद भवन। एग्जैक्ट बोलना है, पुराना संसद भवन। ठीक है, संसद भवन तो अब नया हो गया ना, उसका डिजाइन तो ये वाला है, ऐसा त्रिभुजाकार। छत्तीसगढ़ का दंतेश्वरी मंदिर काफी पूछा जाता है, दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी। ठीक है, 36, ऐसा सोच लो 32 दांत होते हैं तो 36 से याद रखना, दंतेश्वरी बमलेश्वरी। सिरपुर तीर्थ मंदिर। झारखंड का वैद्यनाथ मंदिर क्या एक आपका ज्योतिर्लिंग है, हाँ या ना? हल्दी घाटी मंदिर पूछा गया था आपका एमपी के एग्जाम में, मध्य प्रदेश में, तो हल्दी घाटी मंदिर में उन्होंने दे दिया था हरियाणा। तो बहुत सारे सोचते हैं हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, तो हल्दी घाटी का मंदिर गलत मत कर देना, झारखंड में है। उग्र तारा टेम्पल है। साउथ के टेम्पल में तमिलनाडु के सभी टेम्पल पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट है, सभी सभी इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर जिसको मीना अम्मन मंदिर कहा जाता है, और साउथ के टेम्पल किस शैली पर बने होते हैं? द्रविड़ शैली पर बने होते हैं। ठीक है, बोलेंगे जी, द्रविड़ शैली पर बने होते हैं। क्या हो गया अल्टीग्रेड में? क्या हुआ अल्टीग्रेड में? टीचर ऑथर कार्ड आ रहे हैं, 11th और 12th के डेमो दिया था एक क्लास में, कैसे बोल गए। ठीक है लोकेंद्र भाई जी, आज ही बात करते हैं, अभी बात करते हैं तुरंत, प्रॉमिस टू यू, सॉल्व आउट होगा। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर आपका राजा राज चोल ने बनवाया। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल चोल शासकों ने बनवाया। एकम्बरेश्वर मंदिर ये साथी आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, याद रखना है इसको। ठीक है, एक आपका मामल्लपुरम, मामल्लपुरम टेम्पल को बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, महाबलीपुरम के टेम्पल, एक ही बात है, तो वो जगह है मामल्लपुरम। इसको मामल्लपुरम बोले या महाबलीपुरम बोले, एक ही बात है। आप नोट कर चुके थे, पहले ही नोट्स बना चुके थे इसके, तो ये नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश के शासक थे। हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, जितने भी बर्मन है वो सब पल्लव वंश से थे। गंगे कोंड चोलपुरम ये स्थापना की थी राजेंद्र चोल ने। रंगनाथ स्वामी टेम्पल यहीं का है। ऐरावतेश्वर टेम्पल यहीं का है। ठीक है, तट मंदिर यहीं का है, कहाँ का? तट मंदिर। और तट मंदिर इसको सोर मंदिर भी कहा जाता है, चोल मंदिर के नाम से भी फेमस है। चोल, या लिख लेना इसको भी किनारे पे, पूछ ले चोल मंदिर कहाँ पर है, सोर मंदिर कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? ये भैया तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कर्नाटक का विरूपाक्ष टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। होयसल मंदिर आप जानते ही यूनेस्को लिस्ट में आ गया है, 42वां। अब यूनेस्को में कितने स्थल हो चुके हैं हमारे टोटल? 43। और अभी रिसेंट में 44वां कौन सा बना था? महाराष्ट्र का कौन सा स्थल 44वां बना अभी? इसमें 3 मंदिरों के समूह है, ये हमने बताया था आपको यूनेस्को पढ़ाते टाइम। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए नहीं है, गलत लिखा हुआ है। इसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है, गोल्डन सा हाथ है उनका, ऐसे वो लेगे हुए हैं, उसके पास से ही जनता निकलती है देखते हुए, भगवान विष्णु, पद्मनाभ स्वामी। ठीक है, आपको पता भी होगा एक बार गेट खुले थे तो बहुत अधिक धन इसमें था अंदर, बहुत स्वर्ण भंडार थे, फिर बाद में कुछ गेट खुले ही नहीं। सबरी वाला मंदिर, ये इस पर बहुत एक बार बहुत कोर्ट में मामला चला गया था कि भाई महिलाओं के प्रवेश को लेकर के यहाँ पर बहुत रुकावटें थी, तो बहुत पूछा जाता है। भगवान अयप्पन जो कार्तिकेय भगवान है उनके लिए ये है। अट्टुकल भगवती मंदिर, इसको डबल टी से आप पढ़ लेंगे, केरल में ही होता है डबल टी, ये महिलाओं का सबरीमाला है। आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, अहोबिलम है, लेपाक्षी। देखो जिनमें ये अक्षय आता है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं टेम्पल, लेपाक्षी, विरूपाक्ष। ठीक है, क्या बोलोगे? कामाक्षी। लेपाक्षी टेम्पल कहाँ का है आपका? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना में रामाप्पा मंदिर आप जानते हैं, बताओ रामाप्पा मंदिर कौन से नंबर की साइट है? रामाप्पा टेम्पल। संगमेश्वर मंदिर है आपका, संगमेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र में साईं बाबा का टेम्पल है, कहाँ पर है ये? शिरडी में है, शिरडी में, शिरडी में। क्या बोलोगे? साईं बाबा का मंदिर है। घृष्णेश्वर मंदिर ये एक ज्योतिर्लिंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी थे मालोजी राजे भोसले, भोसले नहीं भोसले, उन्होंने इसको बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। सिद्धि विनायक टेम्पल किसके लिए है? भगवान गणेश जी के लिए है, बहुत पूछा जाता है सिद्धि विनायक टेम्पल। गोवा में मंगेसी है, तो हमने भी बताया ना आपको, जिनमें 6 आए, सी आए, ये इंपॉर्टेंट है। मंगेसी कहाँ का है? मंगेतर घूमने जाती हैं गोवा, यहाँ मत बनाना कोई ट्रिक, मंदिरों के नाम ऐसे ही पढ़ लेना। कामाक्षी, क्या बोलोगे? गोवा में, गोवा में। पश्चिम बंगाल में कालीघाट काली मंदिर है, जिसको साथ ही हम शक्तिपीठ बोलते हैं। शक्तिपीठ भारत में कितनी है? तो शक्तिपीठ है 51।
आपको याद होगा भगवान शिव के लिए एक पौराणिक कथा है कि उनके जब ससुर ने यज्ञ किया, ठीक है, प्रजापति जब यज्ञ करते हैं तो भगवान शिव से उनकी नाराजगी थी क्योंकि एक सभा में भगवान शिव ने उनको सम्मान नहीं दिया था। तो फिर क्या होता है कि वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तो भगवान शिव को नहीं बुलाते हैं। अब भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी माता सती, उनको पता चलता है कि यार हमारे पति को नहीं बुलाया, तो वो जाती हैं, अपने पिता पर गुस्सा होती है और हवन कुंड में ही कूद जाती हैं। भगवान शिव जी को पता चलता है, वो तीसरी आंख खोलते हैं और उसके बाद में वो हवन कुंड से निकालते हैं उनको, माँ सती को, और गुस्से में चक्कर लगाते हैं। ये कहा जाता है कि जिस समय पर वो उनको लेकर के इधर ऐसे विक्षिप्त अवस्था में थे, तो उस समय पर उनके 51 जगह, कहीं उनका कंगन गिरा, कहीं कुंडल गिरे, तो 51 जगह वो जो उनके अंग गिरे, तो वो 51 शक्तिपीठ है। अग्नि मंदिर आपका पश्चिम बंगाल में, विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। द्वारकाधीश एक धाम है, हाँ जी धाम है। सामलाजी मंदिर, सामलाजी मेला भी हमने बताया था गुजरात में। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, क्या बोलोगे? जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है व्हाइट पैगोडा, क्योंकि ये सफेद बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? सफेद बना हुआ है, सफेद। देखिए वहां पर ऐसा व्हाइट पैगोडा। सूर्य मंदिर, ये देखिए ये काले रंग का, तो ब्लैक पैगोडा इसको बोलते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ का है? ये कोणार्क का। और कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को में, आपका यूनेस्को साइट कब बना था बताइए? लिंगराज मंदिर है आपका, मुक्तेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर, जगन्नाथ, और यही याद रखना दोनों बस। बिरजा मंदिर, राजरानी टेम्पल, समलेश्वरी। समलेश्वरी से आप छत्तीसगढ़ से कंफ्यूज मत हो जाना। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बताए थे हमने? माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी। तो इधर कौन सा है आपका? समलेश्वरी है। कहाँ पर? उड़ीसा में, समलेश्वरी। बताओ जी। पड़ोसी देश और उनकी आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले का सी, पहले का सी यानी ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है पड़ोसी संख्या? कुल 9 बोल देंगे। कितनी बोल देंगे? 9। उस पड़ोसी देश की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से। भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। ठीक है, पाक। भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम भूटान, सबसे ज्यादा चाइना। ठीक है। पितृत्व लगला, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है आपका? छतरपुर, एमपी। कहाँ पर है? एमपी में है, एमपी में। महाबलीपुरी मंदिर कहाँ पर है? मामल्लपुरम, ये आपका पल्लव शासकों ने बनवाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर के शीर्ष पर बनी एक इमारत, तो वो तो होती है आपकी विमानन। मंदिर के अंदर का एक सभागार, वो महामंडप होता है। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा बक्सा, डोंट नो। एक कमरा जहां पर आपका मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। बहुत बढ़िया। भारत के चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है भारत में? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लिखना और लिखना ना भूलना। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए। हमने कहा इसको हम स्पीड मोड पे ख़त्म करेंगे, तो स्पीड मोड पे हमने इसको ख़त्म किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मंडे में होगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा मंडे में? ज़रा बताइए एक बार, बोलेंगे? नहीं, बाद में लिखा करो आंसर, अभी नहीं, बाद में, बाद में। ये आपके लिए अनुशासन का एक पर्सन है, तो होमवर्क लिखना है बाद में। बाकी कल हम आपके साथ रहेंगे नहीं कक्षा में, तो अभी से आगामी बधाई है आपको 15 अगस्त की। ठीक है, मंदिरों की कक्षा है तो इससे रिलेट करके हम आपको कुछ बताते हैं कि ऐसा हुआ।